अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमें जी जॉइन किया है एम्बेसडर अशोक सज्जनर साहब ने। बहुत शुक्रिया सर कि आप आए हैं। थैंक यू सो मच। Thank you very much, Arzu. Always a great pleasure to be with you. Thank you. थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले बात करेंगे G20 की। G20 जो है वो आपके यहाँ शुरू होने वाली है और उसमें कई लोग आ रहे हैं, अमेरिकन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, लेकिन चाइना की तरफ से लग रहा है कि शायद उनके प्रेसिडेंट ना आए। लेकिन इसमें आप सर क्या देख रहे हैं, क्या जो है चैलेंजेस हैं इंडिया के लिए और क्या अचीवमेंट्स जो हैं वो ली जा सकती हैं? वैसे तो आपका चंद्रयान 3 का भी बड़ा चर्चा है, लेकिन G20 को आप कैसे देखते हैं? जी, मेरे ख्याल से मैं ये कहूँगा आरज़ू, जो दिस इज अ सीरीज ऑफ इवेंट्स जो भारत जिस प्रकार से पूरी दुनिया के नक्शे पर अपने जो अचीवमेंट्स है, जो प्रोग्रेस है, जो सक्सेस है वो दिखा रहा है। आपने चंद्रयान का जिक्र किया, आपने G20 का जिक्र किया। इससे थोड़ा पहले हम अगर चले जाएं तो देखिए, हमने अभी देखा है जो कोविड-19 में जो जैसे पूरी दुनिया को कोविड-19 ने, चाहे हेल्थ का क्षेत्र हो, इकोनॉमी का क्षेत्र हो, सोशल स्ट्रक्चर्स का क्षेत्र हो, पूरी दुनिया में देशों को बहुत मुश्किलें आई हैं, परंतु भारत ने काफी अच्छा इसमें काम किया है। यहाँ तक कि अपनी वैक्सीन निकाली है, और वैक्सीन केवल अपने यहाँ पर लोगों को नहीं दी, 2 बिलियन वैक्सीन, परंतु और भी देशों में 100 से ज्यादा डेवलपिंग कंट्रीज को हमने ग्रेटिस दी है। और फिर ये रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का जब समय आया है तो इसमें भी हमने बिल्कुल ही अपनी जो इकोनॉमी को है ठीक तरीके से रखा है। पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं फूड शॉर्टेजेस है, फर्टिलाइजर शॉर्टेजेस, एनर्जी शॉर्टेजेस, परंतु न केवल हमने अपने देश में ठीक किया है, परंतु अपने जो पड़ोसी देश है, आपको पता है श्रीलंका में क्या हालात हो गए थे। वहां पर उनके पास ना मेडिसिन थी, ना ऑयल था, गैस था, फूड आइटम्स नहीं थे, तो वहां पर भी किया है। तो मैं ये कहूंगा जो ये एक दौर है जो भारत जो भी चैलेंजेस आ रहे हैं उनके साथ जूझ रहा है, ठीक तरीके से उनको निभा रहा है। अब जो आपने G20 का कहा, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है। जो भी है G20 देशों के सारे नेता लोग हैं, लीडर्स हैं, वो यहाँ पर आना शुरू हो जाएंगे कल परसों से। और फिर यहाँ पर राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आएंगे। उनके साथ तो आपको पता है भारत के संबंध अमेरिका के साथ बहुत अच्छे हो रहे हैं। अभी 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी को वहां पर बुलाया गया था स्टेट विजिट पर, एंड ही वाज वन ऑफ द फ्यू लीडर्स जिनको दूसरी बार बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया, जो कि वो यूएस कांग्रेस को एड्रेस करें। तो वहां पर उन्होंने किया। तो और बहुत सारे ऐसे अग्रीमेंट्स भी साइन हुए जिससे कि भारत में सेमीकंडक्टर्स बनेंगे, $10 बिलियन का वो इन्वेस्टमेंट होगा, और मैन्युफैक्चरिंग हब वगैरह उसके ऊपर भी काफी तवज्जो दी गई। तो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उनके साथ मुलाकात होगी हमारे प्रधानमंत्री की 8 तारीख शाम को, जब वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और जहां तक चीनी राष्ट्रपति उनके आने का सवाल है, अभी अभी अनाउंस हुआ है जो वो नहीं आ रहे हैं। सो दिस कैन बी टेकन एज कंफर्म्ड न्यूज। और उनके जो प्रधानमंत्री हैं ली शियांग, वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ पर। और मैंने तो कहा है, अपना एक आर्टिकल भी मैंने लिखा है जो इसमें मे बी इट इज गुड फॉर द ओवरऑल एम्बियंस एंड द climate of the environment of the conference। जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग नहीं आएंगे, क्योंकि मैं समझता हूँ जैसा मीडिया होता है, चाहे नेशनल मीडिया हो, ग्लोबल मीडिया हो, वो उन्हीं के ऊपर, क्या उनकी मुलाकात हो रही है जो बाइडेन के साथ, क्या शी जिनपिंग की मुलाकात हो रही है प्रधानमंत्री मोदी के साथ, उसी के ऊपर बहुत ही ज्यादा फोकस हो जाता। और मैं समझता हूँ वो जो G20 का असली मूल तत्व है, जो मूल उसका सब्सटेंटिव कंटेंट है, उसके ऊपर इतना ज्यादा, उससे थोड़ा सा ध्यान हट जाता। तो मैं ये समझता हूँ जो ये अच्छी बात है जो वो नहीं आ रहे हैं, परंतु चीन की जो भागीदारी है, पार्टिसिपेशन है G20 में, वो पूरा रहा है। और भारत इसके ऊपर G20 के सक्सेसफुल आउटकम के लिए बहुत काम कर रहा है पिछले 1 साल से। और जो भी डेवलपिंग कंट्रीज का, क्योंकि बेसिक फंडामेंटल मूल काम तो G20 का है,
वो है डेवलपमेंट और ग्रोथ, विकास कैसे हो और सभी जो विकासशील देश हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, उनको आगे कैसे ले आया जाए। और मैं समझता हूं उसके ऊपर काफी हद तक कंसेंसस बन गया है और अगले 2-4 दिन में हमको पता चल जाएगा जो दिल्ली डिक्लेरेशन आने वाला है। ऑल्दो अभी भी चैलेंजेस हैं, क्योंकि ये चैलेंज जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट का है वो तो अभी तक है, तो अभी उसको देखना पड़ेगा जो उसको कैसे डील किया जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन सर इलेक्शंस भी आने वाले हैं और अमेरिका में भी इलेक्शंस हैं, भारत में भी हैं और पाकिस्तान में भी यही कहा जा रहा है कि नेक्स्ट ईयर ही होंगे। तो उस वक्त इलेक्शंस को लेकर अमेरिका और इंडिया जो है उनके जो रिलेशंस हैं उनको आप कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उनको जो इंडियन कम्युनिटी वहां पर है अमेरिका में, उनकी कुछ उनको चाहिए, उनकी मदद चाहिए या उनकी सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? देखिए, दो प्रश्न इसमें आपने पूछे हैं। एक तो ये जो अगर यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं और जो बाइडेन अगर आते हैं या कोई और आते हैं, तो मैं ये तो बता दूं जो पिछले कम से कम 22-23 साल से 2000 से अगर हम बात करें, जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन भारत में आए थे मार्च 2000 में, और तब से आप अगर देखिए अमेरिका में सरकारें बदली हैं। पहले बिल क्लिंटन थे, फिर जॉर्ज बुश आए 8 साल के लिए, वो रिपब्लिकन प्रेसिडेंट थे। उसके बाद बराक ओबामा आए, वो डेमोक्रेटिक प्रेसिडेंट थे। फिर से डोनाल्ड ट्रंप आए जो कि रिपब्लिकन थे, और अब जो बाइडेन है। तो वहां पर सरकारें बदली हैं और कभी रिपब्लिकन रही है, कभी डेमोक्रेट, परंतु भारत के साथ जो संबंध है आरजू वो ऊपर ही चलते जा रहे हैं। आपको याद होगा जो जब 2021 में जो बाइडेन की सरकार आई थी, तब ये कुछ लोगों ने, कुछ एनालिस्ट ने ये कहा था, जो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने को बहुत ही अपना पॉलिटिकल कैपिटल डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने संबंधों को बढ़ाने में उन्होंने लगा दिया है, तो इसका उनको मुआवजा चुकाना पड़ेगा जब जो बाइडेन आते हैं। परंतु आपने देखा है जो बाइडेन के साथ कैसी न केवल उनके जो पर्सनल रिलेशंस हैं, पर्सनल रैपो और केमिस्ट्री है, परंतु सब्सटेंटिव इश्यूज पर, चाहे वो क्वाड हो, चाहे वो ITU2 हो, चाहे वो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम हो, सभी चीजों पर, या फिर बायलैटरल इश्यूज पर भी, तो दोनों देशों में, दोनों नेताओं में बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं समझता हूं जिस प्रकार का वहां पर इलेक्शन हो अमेरिका में, वो भारत और अमेरिका के संबंधों में, उसमें कोई वो कमी नहीं होने वाली है। दूसरा आपने प्रश्न पूछा है जो भारत के जो वहां पर जनता है, डायस्पोरा है, तो ये दोनों तरफ से हमारे जो डायस्पोरा है इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, करीब 4 मिलियन है, 40 लाख है। परंतु अगर आप उन आंकड़ों को देखें आरजू, तो ये पता चलेगा जो सबसे ज्यादा वेल एजुकेटेड डायस्पोरा अगर अमेरिका में कोई है तो वो भारत का है। सबसे ज्यादा प्रॉस्परस कोई अगर डायस्पोरा है अमेरिका में तो वो भारत का है। और अब वो भारत के जो बहुत लोग हैं वो पॉलिटिक्स में भी आ रहे हैं, पॉलिटिक्स में बहुत इंटरेस्टेड हैं। यहाँ तक कि अब तो रिपब्लिकन 2 जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडियन ओरिजिन के हैं, विवेक रामास्वामी, जिन्होंने काफी वहां पर अभी हलचल मचाई है, और निकी हेली, तो वो भी इंडियन ओरिजिन की है। तो पॉलिटिक्स में भी वो काफी एंगेज हो रहे हैं, काफी इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो मैं समझता हूं जो दोनों ही साइड में हमारे लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और इंडिया एज जो हमारे प्रोफेशनल्स वहां पर गए हैं, मैं अभी होकर आया हूँ यूरोप से, और मैं बहुत अमेरिका के लोगों से भी मिला वहां पर, और सभी ने बताया, जो हमारे भारत के जो प्रोफेशनल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, कंप्यूटर में हैं, सॉफ्टवेयर में हैं, और चीज़ों में हैं, उन सब की बहुत इज्जत की जाती है, बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है। और इसीलिए उनका जो कंट्रीब्यूशन है किसी भी पार्टी में जाए, मेरे ख्याल से वो बिल्कुल बहुत वेलकम रहेगा।
बिल्कुल ऐसा ही सर, लेकिन बहरहाल सर सबकी नजरें जरूर इलेक्शंस के ऊपर हैं कि पाकिस्तान में भी है और जाहिर है इंडिया में भी और अमेरिका में भी। लेकिन सर पाकिस्तान की अगर हम बात करें, अभी केयर टेकर गवर्नमेंट आई है, आते के साथ ही जो है वो बिजली के जो रेट हैं वो हाई हो गए हैं, लोगों को बिल्स जिस तरह के आ रहे हैं, लोग परेशान हैं। गवर्नमेंट जो है वो बात ऐसे कर रहे हैं जैसे ये इलेक्शंस करवाने नहीं आए, बल्कि एक प्रॉपर गवर्नमेंट जो आती है उस किस्म के इनकी स्टेटमेंट्स हैं, चाहे वो भारत को लेकर हो या बाकी चीजों को। आपको क्या लग रहा है कि इलेक्शंस करवा पाएंगे टाइम पर? वैसे तो इन्होंने ऑलरेडी आगे कर दिया है कि जी फरवरी में होगा या कुछ। इमरान खान अभी तक अंदर है, इमरान खान के प्रोटेस्टर भी कम से कम होते चले जा रहे हैं जो सामने आ रहे हैं, मगर फिर भी कंट्री में इस वक्त काफी गड़बड़ है। डॉलर रेट आपको मालूम ही होगा कहाँ तक पहुंच गया है। और इस वक्त आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर कुछ संभाला जाएगा या ये मजीद बिगड़ता हुआ दिख रहा है? जी आरजू, आपने इंडिया के इलेक्शंस के बारे में भी कहा, तो मैं एक शब्द उसके बारे में बोलूंगा और फिर पाकिस्तान के वहां पर जो हालात हैं उसके ऊपर आई विल शेयर माय थॉट्स विद यू। देखिए, भारत में भी इलेक्शन होने वाले हैं, जल्दी होने वाले हैं 8-9 महीने में। सो आई थिंक जो डेमोक्रेसीज हैं वहां पर इलेक्शंस नो वन कैन प्रिडिक्ट, बट आई थिंक देयर आर सो मेनी स्ट्रॉज इन द विंड। और मैं केवल एक ही आपको आंकड़ा दूंगा, और वो ये है जो अभी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ग्लोबल अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपना वो पोल्स कंडक्ट करती है, और उन्होंने भारत में पोल कंडक्ट किया है। उन्होंने कहा है अबाउट 79% ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया सपोर्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी। तो आई थिंक दैट इज एन इंडिकेशन ऑफ सॉर्ट्स, बट आई थिंक इलेक्शंस हैव देयर ओन डायनामिक्स, और वो फिर देखना पड़ेगा जब जब इलेक्शन अनाउंस होते हैं। बट otherwise, we know that for the last two terms, 2014 and even in 2019, the BJP-led government has come up with an even bigger majority than it was in 2014. अब पाकिस्तान के जो हालात हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वहां पर चैलेंजेस बहुत ज्यादा हैं, चुनौतियां बहुत ज्यादा हैं। आपने मेंशन किया है अभी वहां पर एनर्जी का जो प्रॉब्लम है। अभी सैटरडे संडे को मेरे ख्याल से सभी जो वहां पर बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए थे। उन्होंने स्ट्राइक किया बिकॉज दे सेड ये तो बैक ब्रेकिंग रेट्स है एनर्जी का और इलेक्ट्रिसिटी का, और वो इसको बिल्कुल पे नहीं कर सकते हैं। तो एक वहां पर आर्थिक हालत, इकोनॉमी की हालत तो बहुत ही खराब है। आपने डॉलर का रेट के बारे में कहा है, आई अंडरस्टैंड इट इज मोर देन 300 रुपीज टू अ डॉलर। वहाँ की जो फॉरेन एक्सचेंज पोजीशन है वो बहुत 332 सर, 332 तक पहुंच। 332 जी, देखिए 300 से ऊपर ही है। सो विच इज क्वाइट बैक ब्रेकिंग। वहाँ का जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो तो बिल्कुल, पाकिस्तान वाज ऑन द वर्ज ऑफ अ डिफॉल्ट अगर वो $3 बिलियन का वहां से IMF का वो लोन नहीं आ जाता। सो आई थिंक चैलेंजेस तो बहुत है, प्रॉब्लम्स बहुत है, और केवल इकोनॉमिक नहीं है। आपने इमरान खान की बात की है, मेरे ख्याल से आपके साथ सम टाइम अगो जो प्रोग्राम में वी आर डिस्कसिंग द सेम इशू, and then both of us had mentioned this, that the powers that be, that the Pindi establishment will not permit Imran Khan to participate in the elections for quite some time to come. So this is something that is quite clear, and this is उनके ऊपर वो केस है, उनको उसमें थोड़ा सेंटेंस सस्पेंड किया जाता है, परंतु फिर अदर केसेस आ जाते हैं। So I think for at least for the time being, Mr. Imran Khan is going to be behind bars, or he's not going to be allowed to contest elections. और जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, this is exactly what we had also said, जो उनका support base है वो कम होता जाएगा। That will sort of continue to dwindle, because हमने देखा है पाकिस्तान में जिसके हाथ में पावर है, जिसके हाथ में सत्ता है, तो people are behind him, और अगर सत्ता नहीं है तो यू आर अ नोबडी। और पाकिस्तान में यही है, जो आगे सिविलियन एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो, बट द रियल पावर वेस्ट इन द हैंड्स ऑफ द आर्मी। और वही हम अब अभी भी देख रहे हैं, जो चाहे आपने बताया ये अब इंटरिम प्राइम मिनिस्टर आए हैं, उनका बेसिक मैंडेट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इज जो वो इलेक्शन कराएं और उसके बाद कोई भी पॉलिसी इश्यूज में
कोई भी वो दखल अंदाजी नहीं करें, कोई भी वो कमेंट्स नहीं करें, बट दिस इज नॉट व्हाट इज हैपनिंग। और अभी बिल्कुल आने से पहले अब वो सेंसस की रिजल्ट्स आ गए हैं, सेंसस के रिजल्ट्स एक्सेप्ट किए गए हैं, और आपकी शायद इलेक्शन कमीशन ने कहा दैट वी नीड एटलीस्ट 4 months फॉर द डिलिमिटेशन ऑफ द कंस्टिट्यूएंसीज। तो अगर 4 महीने वो चाहिए, एंड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन यू आर टू डू द इलेक्शंस विद इन 3 months, तो वो तो हो नहीं सकता है। तो कम से कम ये डिलिमिटेशन होगा, वो शुरुआत करेंगे, सितंबर का महीना हो गया है, 4 महीने तक ये चलेगा। सो डेफिनेटली इट इज नॉट गोइंग टू बी बिफोर नेक्स्ट ईयर। And where does it leave the interim prime minister and the country? It leaves him completely at the mercy of the army and the intelligence agency. As it is known, जो ये जो आए हैं नए interim prime minister हैं खक्कर साहब, तो ये he is आते वो बलूचिस्तान से हैं, but he is an establishment person, and that is why possibly he has been accepted by both the ruling party, by Shehbaz Sharif, and also the leader of the opposition. And of course, the word must have gone to them from the army also, from Pindi also, that he is a person, he is a low key person, he's, I think, a very junior politician. He has not, done anything very spectacular to have, deserved this very significant position. Parantu, because he would have been found to be quite malleable and quite adjustable, इसीलिए उनको वो किया गया होगा. But I think neither does he have the mandate, nor I think the experience or the capacity to deal with the challenges जो country face कर रही है, not only economic but also political and social. लेकिन सर अब जैसे आपने भी कहा और यहाँ पे अक्सर लोग समझते भी हैं कि एस्टैब्लिशमेंट या फौज जो है वही गवर्नमेंट लाती है और वही गवर्नमेंट को हटा भी देती है, प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद हमने भुट्टो को भी देखा कि कैसे फांसी पे लगाया गया, बाकी सबको, इमरान खान हो चाहे नवाज शरीफ हो, सबको हटाया गया, बेनजीर को भी। तो फिर आखिर इनको जब हर चीज इनके कंट्रोल में है, इलेक्शंस का कोई मतलब नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त भी बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ एज अ प्राइम मिनिस्टर वापस आएंगे, तो अगर पहले से पता है तो फिर इलेक्शन कराने की क्या जरूरत है? ये तो मैं भी कहती हूँ कैसे बिठा दो लाके। लेकिन सर फिर ये इमरान खान से डर क्यों रहा है? इमरान खान को ये बाहर आने दें, इसलिए कि इलेक्शंस तो ये वैसे भी नहीं जीतने देंगे, तो फिर इमरान खान को अंदर बंद रखने का क्या मकसद हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बात माननी है आरजू दैट इमरान खान टुडे इज द मोस्ट पॉपुलर पॉलिटिशियन इन द कंट्री। ठीक है, अगर उसको खुला छोड़ दिया जाए, अगर आफ्टर 9th मई जो हुआ और उन्होंने सभी जो मेजर लीडर्स थे ये इमरान खान की पार्टी के, तहरीक इंसाफ के, अगर उनको अंदर बुलाकर उनको थ्रेटन नहीं किया होता, उनको इंटिमिडेट नहीं किया होता, एंड दे वुड हैव कम आउट एंड अनाउंस जो भाई हम वो इमरान खान से जो हमारे रिश्ते हैं, ताल्लुकात हैं, हम सब कुछ खत्म कर रहे हैं, तो अगर वो ये नहीं करते तो इमरान खान की पॉपुलैरिटी बनी रहती। अभी भी अगर वो इलेक्शन करवाते हैं और इमरान खान इज अलाउड टू स्टैंड, तो फिर वो आ जाएगा एंड देन जिसे कहते हैं गले की हड्डी बन जाएगा। और इमरान खान इज एक्चुअली टेस्टिंग द सेम मेडिसिन जो कि उसने अलोंग विद द सपोर्ट ऑफ द आर्मी, उसने सभी और जो नेता है, नवाज शरीफ है वगैरह, उन सबको इसी तरीके से थ्रू द कोर्ट्स उनको करप्शन के केसेस में उनको ये बताया जो आप इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर सकते हो, देश से उनको बाहर निकाल दिया है, और वो फिर ही केम टू पावर। अदरवाइज देखिए 2011 से लेकर अभी 2022 तक he has been the blue-eyed boy of the army, और अब he is fallen out of favor because he started challenging the army, he became so powerful। आपने देखा है 9 मई को क्या हालात हुए हैं, and although people were saying that it will be impossible to stop Imran Khan, my point of view always has been that sooner rather than later the army and the intelligence agencies will come and will strengthen their strangle and grip
on the politics of Pakistan. This is what is happening. अब वो यहाँ से निकल जाएंगे, उनके लिए you see for all this time it has been a win-win situation for the army that they have all the power without having any of the responsibility. Responsibility is always taken by the civilian political establishment, और जो काम करवाना होता है, जो करना होता है, वो आर्मी करती है। और इसीलिए अगर ये जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं, ये भी अगर चलते जाते हैं तो बात तो जो आर्मी कह रही है वही बात मानी जाएगी, वही उनका जो हुक्म है उसी को आगे ले जाया जाएगा। सो आई थिंक इट इज वेरी गुड फॉर ऑल कंसर्न, और एक्सेप्ट I think Imran Khan is the biggest loser, or maybe even a bigger loser are the people of Pakistan. Pakistan itself is a big loser under these circumstances, because आप अंडर ऐसे अगर हालात चलते रहते हैं, आप इसी प्रकार का इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, सोशल रिफॉर्म आप नहीं ला पाएंगे, आप नहीं कर पाएंगे। एंड विदाउट रिफॉर्म you know the future of the country appears rather bleak. I'm sorry to say. बिल्कुल ऐसे ही सर, लेकिन इन लोगों को कुछ तो सोचना होगा, क्योंकि आर्मी को किसी तरीके से उसके अपने काम पे लगाना होगा, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं अपना काम छोड़ के। और सिविलियन जो है, जाहिर है सिविलियन गवर्नमेंट्स जो है बार बार आती हैं और एक तरह से उनको हटा दिया जाता है, लेकिन सब लोग शोर मचा रहे हैं अब। लेकिन पब्लिक काफी बोलने लगी है, हालांकि इन्होंने बहुत से नए नए लॉज लेकर आए हैं जिससे ये डराते धमकाते हैं, लेकिन पब्लिक अब चुप होने में नहीं आ रही, और शायद इसी से कोई चेंज आए पाकिस्तान में। थैंक यू सो मच सर कि आपने ज्वाइन किया। Thank you very much. थैंक यू, Always a थैंक यू pleasure. सर, थैंक यू सर।